हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तवाई मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 सदस्य बीजगणित। इसका पहला पार्ट हमने करा दिया है 10.1 में। तो जैसा कि आप पहले पढ़ ही चुके हैं कि सदस्य का जो प्रतीक है, आप वो जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर लिखना है, जैसे ए वेक्टर लिखना है तो ये ऊपर से चिन्ह बना दिया जाता है। तो ये जो प्रतीक होता है ऐसे तीर वाला निशान, ये सदिश का होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि ए बी, तो यह एक रेखा हो गई, लेकिन यदि इसके ऊपर एक तीर बना दिया जाए इस तरह से तो ये हो जाएगी तुम्हारी सदिश रेखा, यानी कि दिष्ट रेखा। कल हम एक बिंदु और पढ़ रहे थे स्थिति सदिश, उसके बारे में और जान लीजिए। यानी कि बिंदु ओ के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति क्या है, वह इस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे पास में कोई बिंदु है P और हमें इसके निर्देशांक दिए गए हैं A, B और C। त्रिविमीय ज्यामिति में तीन बिंदु होते हैं, यानी कि तीन निर्देशांक होते हैं X, Y और Z के। तो ये X अक्ष हो गई, ये Y अक्ष हो गई और ये Z अक्ष हो गई। यहाँ तुम्हारा मूल बिंदु O। तो जो बिंदु P का स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है, तो O से P इस जो सदिश हमें प्राप्त होगा वो कहलाएगा बिंदु P का स्थिति सदिश। यानी कि किसी बिंदु का, यानी कि इस P का जो स्थिति सदिश होगा वह O के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति है, जिसे आप R वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा OP वेक्टर बराबर AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। ठीक है, तो I और J और K ये कैप लगा हुआ है, इसका मतलब ये मात्रक सदिश है। और I का मतलब है कि x अक्ष दिशा में है, और J का मतलब है y अक्ष दिशा में है, और K का मतलब है कि Z अक्ष की दिशा में है। जैसे कि इस तरह से ये I कैप, ये J कैप और ये तुम्हारा K कैप। ठीक है, एक हम कल पढ़ रहे थे दिक् कोसाइन। तो स्टूडेंट्स आप ये जान लीजिए कि जैसे किसी सदिश के, मान लीजिए हमें OP के ही ज्ञात करने हैं दिक् कोसाइन, तो हम ये देखेंगे कि OP x अक्ष के साथ में कितना कोण बनाता है, y के साथ में कितना कोण बना रहा है और z अक्ष के साथ में कितना कोण बना रहा है। अगर हम ये मान लें कि x अक्ष के साथ में कोण अल्फा है, y अक्ष के साथ में कोण बीटा है और z अक्ष के साथ में कोण गामा है। किसका? इस सदिश का। गामा यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण। ये z अक्ष आप ऐसे समझिए जैसे कि तुम्हारा ये होगी x अक्ष, ये y अक्ष और z अक्ष। जिस तरह से मेरा पेन खड़ा हुआ है आगे, ऐसे इस तरह से है ये अक्ष, है ना। तो क्योंकि ये 2D में है कागज़, तो इससे हम दिखा नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं ऐसे करके इसे दिखा देते हैं। तो वास्तव में ये मान के चलिए कि ये इस तरह से होता है, एकदम सीधी रेखा, है ना। चलिए, तो जो OP के दिक् कोसाइन होंगे वो होंगे तुम्हारे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। परिभाषा है कि किसी सदिश के जो दिक् कोसाइन होते हैं वह x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की दिशा में सदिश द्वारा बनाए गए कोणों का जो कोसाइन होता है वह कहलाते हैं दिक् कोसाइन। ठीक है ना। तो जैसे अल्फा कोण बनाया था तो उसका कोसाइन मतलब कॉस, तो ये क्या कहलाएगा? इसका दिक् कोसाइन। किसका? OP का। तो ये होते हैं तीन, यानी कि एक हो जाएगा कॉस अल्फा, एक हो जाएगा कॉस बीटा, एक हो जाएगा कॉस गामा। इसे स्टूडेंट L से डिनोट कर देते हैं, इसे M से डिनोट कर देते हैं और इसे N से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनके बीच में, इन तीनों के बीच में एक संबंध पाया जाता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। मतलब जो दिक् कोसाइन हमारे पास में है, यदि तीनों का वर्ग करके जोड़ा जाए तो वह 1 के बराबर होता है। तो ये क्यों बराबर होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल अब ये जान लीजिए। ठीक है, कि ये ऐसा होता है संबंध। इधर दिक् अनुपात की यदि बात करें, एक होते हैं स्टूडेंट दिक् कोसाइन। ये कौन है? दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या हिंदी में कह देते हैं। दिक्कोज्जाएँ हैं
और एक होते हैं दिक् अनुपात। तो ऐसी संख्याएं जो दिक् कोज्जाओं के समानुपाती होती हैं वह कहलाती हैं दिक् अनुपात, जिन्हें हम स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से व्यक्त कर देते हैं। तो आप एक बात और जान लीजिए कि जैसे हमारे पास में OP बराबर ये दे रखा है ना, तो ये जो A, B और C है, A, B और C, इसको आप इस सदिश के घटक भी कह सकते हैं, इस सदिश के दिक् अनुपात भी कह सकते हैं, और कभी कभी इन्हें आप दिक् कोसाइन भी कह सकते हैं। लेकिन दिक् कोसाइन होने के लिए ये बात ज़रूरी है कि इनके वर्गों का योग 1 होना चाहिए। अगर इनके वर्गों का योग 1 हो जाए तो हम इसे दिक् कोसाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दिक् अनुपात तो कह ही सकते हैं और घटक भी कह सकते हैं। इन्हीं को स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं अदिश घटक, अदिश घटक यानी कि जिनकी दिशाएं नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात इनकी। तो कल एक सदिश था मात्रक सदिश, जिसके हम बारे में कह रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मात्रक सदिश की परिभाषा तो मैं कल बताई ही थी। मात्रक सदिश, इसका मतलब है कि एक ऐसा सदिश जिसकी परिमाण 1 हो, जिसका मापांक 1 हो, तो वह क्या कहलाता है? मात्रक सदिश। अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई सदिश A है, A वेक्टर, क्या कहेंगे? A वेक्टर यानी कि A सदिश। यदि इसका मापांक 1 के बराबर आ जाए तो तुम्हारा जो A है, A वेक्टर है, वह मात्रक सदिश कहलाएगा, मात्रक सदिश कहलाएगा। और जो मात्रक सदिश होता है स्टूडेंट, उसे A कैप से डिनोट कर देते हैं, यानी कि उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। अगर मैं कहूँ कि A एक मात्रक सदिश है तो हम कह देंगे A कैप। जैसा कि आप यहाँ पे भी देखते हैं कि आई कैप लगा है। आई कैप मतलब आई कैप क्या है? मात्रक सदिश। लेकिन ये दिशा भी बताता है किसकी? एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है। जे कैप मतलब जे क्या है? एक मात्रक सदिश है ना। जिसके ऊपर कैप लगा है इसका मतलब है कि वह एक मात्रक सदिश होगा, और मात्रक सदिश का मतलब है कि उसका मापांक 1 होगा। अब मापांक मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक वेक्टर दिया गया है, ठीक है, और उसके घटक दिए गए A1i, A2j और प्लस A3k। एक वेक्टर है A जो इस तरह से दिया गया है। तो हमें अगर A कैप का मॉड ज्ञात करना हो, यानी कि मापांक ज्ञात करना हो, तो मापांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है कि वर्गमूल में i के घटक का वर्ग प्लस j के घटक का वर्ग प्लस k के घटक का वर्ग, A3 का वर्ग। इनके जो गुणांक हैं एक तरीका से उनके घटकों, उनका गुणांकों का वर्ग का योग, तो वो क्या कहलाएगा? मापांक। अगर मान लीजिए इन तीनों के वर्गों का योग 1 आ जाता तो ये पूरा मान 1 हो जाता, तो ये A क्या कहलाता? मात्रक सदिश कहलाता, ठीक है। लेकिन अगर यह बराबर 1 के नहीं हो और हमें 1 का मात्रक सदिश ज्ञात करना हो, आप ये नोट कर लीजिए बेशक, कि किसी सदिश A का मात्रक सदिश ज्ञात करना हो, यहाँ पे आप यदि लगा लें ज़्यादा सही है। A का मात्रक सदिश यदि हमें ज्ञात करना हो तो बराबर होता है A वेक्टर बटे A वेक्टर का परिमाण। यानी कि किसी भी सदिश का अगर मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो उस सदिश में उसके मापांक का भाग दे देते हैं। तो जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है A का मात्रक सदिश, यानी कि A कैप। तो ये अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा काम में आता है, ये आप
याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब बात करते हैं सदिशों के योग की। सदिशों का योग, तो पहला होता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में दो सदिश हैं, एक है ए जो इस दिशा में जाता है और दूसरा है बी जो जहाँ ये ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होकर के और इधर जाता है, मान लीजिए, है ना। तो ये है हमारा कौन, बी। एक सदिश ये हो गया, एक ये हो गया। तो हम ये देखेंगे कि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई और चलते 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 और यहाँ इसकी एंडिंग हो गई। तो जहाँ से शुरू हुई है और जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ तक का यदि हम वेक्टर मान लें क्या, सी, इनका जो विस्थापन है ए और बी का जो विस्थापन है, यदि हम उसे सी कह दें तो जो सी का मान होगा स्टूडेंट वो कहलाएगा तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इस सी को ए और बी का परिणामी भी कह देते हैं, क्या, परिणामी। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे मॉड वाला, वो परिमाण होता है, वो क्या है, परिमाण, और ये क्या है, परिणामी। यानी कि ए और बी का यदि परिणामी पूछा जाए तो क्या कह लेंगे, सी कह दें, या मतलब उन दोनों को जोड़ करके परिणामी प्राप्त हो जाता है। एक होता है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, ये क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास समांतर चतुर्भुज हो कोई इस तरह है, ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं ए और इसे हम कहते हैं बी, तो निश्चित सी बात है कि ये भी हमारा बी होगा और ये भी हमारा ए होगा। तो जो इनका परिणामी होगा, ए और बी का परिणामी जो होगा वह इसका विकर्ण होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, सी वेक्टर। तो जो सी वेक्टर रहेगा, जो विकर्ण रहेगा, वो बराबर रहेगा किसके, ए प्लस बी के। ये सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो जैसे बी ये होगी वैसे भी ये भी होगी। तो जो त्रिभुज नियम होता है वही काम यहाँ पे भी करता है कि ए और बी ये जोड़ा गया किस में, सी के बराबर आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से इनको जोड़ा जाता है। जोड़ा क्या है कि विस्थापन हमें प्राप्त होता है जोड़ने के बाद में। जैसे मान लीजिए कोई सदिश तुम्हारा यहाँ से चला ए, फिर वहाँ से आगे बढ़ गया बी, फिर वहाँ से आगे बढ़ गया सी, फिर आगे बढ़ा डी, है। तो इस तरह से नाम देते चले गए। तो जो हमें प्राप्त होगा लास्ट में, इनका सभी का जो योग प्राप्त होगा वह इन सभी का विस्थापन प्राप्त होता है। अगर हम इसका नाम ई दे दें तो जो तुम्हारा ई होगा वो ई बराबर होगा किसके, ए प्लस बी, वेक्टर लगाना नहीं भूलना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसके बराबर, इसके बराबर, है ना। तो ये अलग है समझाने के लिए। समांतर चतुर्भुज नियम कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये चित्र रहेगा और ये तुम्हारा सूत्र रहेगा। अब बात करते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसा होता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाला स्थिति सदिश। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश केवल स्थिति सदिश तो आप जान ही रहे हैं कि ओ के सापेक्ष होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में तीन अक्ष हैं, एक वाई अक्ष, एक एक्स अक्ष और ये तुम्हारी जेड अक्ष। ये जेड है, ये एक्स है और ये तुम्हारी वाई है। तो हमारे पास मान लीजिए एक बिंदु है P और एक बिंदु है स्टूडेंट Q।
जिसके निर्देशांक हमने मान लिए हैं A1, B1 और C1। निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं, आपने मान लिया कि A1, B1 और C1। ठीक है, ऐसे ही इसके निर्देशांक हमने मान लिए A2, B2 और C2। तो यदि हम PQ ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्या ज्ञात करना है? PQ वेक्टर ज्ञात करने के लिए देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे कि OQ स्थिति सदिश इसका हो गया और OP स्थिति सदिश ये हो गया। यहाँ पे कौन है? O। तो यहाँ अगर हम त्रिभुज नियम देखें तो क्या है कि OP यानी कि यहाँ से शुरुआत हुई है, पहले इधर गया और उसके बाद में इधर गया, तो इन दोनों का जो विस्थापन है वह इसके बराबर है। यानी कि अगर हम OP और PQ जोड़ें तो बराबर किसके है? OQ के। यानी कि PQ और OP, PQ लिखाई है और OP यदि हम दोनों जोड़ दें तो वह बराबर होता है किसके? OQ के। ये हमने पढ़ा है त्रिभुज नियम में, ठीक है ना। अब ये से ऊपर पढ़ा है C बराबर A + B, तो वो। तो अगर मैं यहाँ से PQ का मान ज्ञात करूँ, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है? दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो यहाँ दो बिंदु कौन है? P और Q। तो अगर मैं PQ ज्ञात करना चाहूँ तो PQ का फॉर्मूला मुझे यहाँ से प्राप्त हो जाता है कि बराबर OQ माइनस OP। तो आप ये जान लीजिए कि अगर मुझे PQ ज्ञात करना है तो पीछे वाले के स्थिति सदिश में से आगे वाले का स्थिति सदिश मुझे घटा देना है, ठीक है ना। अगर कोई मुझसे कह दे कि आप AB वेक्टर ज्ञात करिए, तो मेरे पास यदि है तो मैं क्या करूँगा कि B के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश घटा दूंगा। यानी कि पीछे वाले के स्थिति सदिश में से आगे वाले का स्थिति सदिश घटा देते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। अब बात करेंगे खंड सूत्र की। स्टूडेंट, खंड सूत्र का मतलब है कि विभाजन सूत्र। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो बिंदु हैं P और Q। मैं लिख देता हूँ खंड सूत्र। दो बिंदु हैं, एक है P जिसके निर्देशांक में मान लेता हूँ, निर्देशांक क्या मानना है? P का स्थिति सदिश मान लेते हैं, P का स्थिति सदिश हमने मान लिया कि कोई स्थिति सदिश इसका है A, जिसे नाम दे रहे हैं A। और जो Q का स्थिति सदिश है वो दिया गया हो B, ठीक है, मान लेते हैं कि B है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी y अक्ष, x अक्ष और z अक्ष हो गई, x, y और z। तो यहाँ कोई बिंदु P है और यहाँ कोई बिंदु Q है। यदि इसका स्थिति सदिश A हो और इसका स्थिति सदिश कौन हो? B, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ये वाली, इसको विभाजित करेगा, इसके खंड करेगा कोई। मान लीजिए वह खंड करने वाला कोई तीसरा बिंदु है R, तो वो या तो अंदर से विभाजित करेगा या बाहर से विभाजित करेगा या मध्य में से विभाजित करेगा। तो जो विभाजित करने वाला है, यदि कोई बिंदु है R और उसका स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है कि बिंदु R का स्थिति सदिश क्या है, जब P का स्थिति सदिश ये दिया है, Q का ये दिया है ना। तो देखिए नंबर 1, बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? स्थिति सदिश। कब? जब वह P Q रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित अगर m/n में करता है तो क्या होगा? तो बन जाएगा, अगर मैं उसका नाम दे देता हूँ C या R दे देता हूँ, तो बन जाएगा कितना? MB + NA बटे M + N।
जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में P और Q हैं, इस P और Q को बिंदु R M अनुपात N में विभाजित कर दे तो ये बन जाएगा MB और NA। जैसे अगर मैं इस B को यहाँ लिख देता हूँ इसके पास में और P को यहाँ लिख देता हूँ इसके पास में, तो क्या करता है कि M चलेगा Q की तरफ इधर, तो ये जाएगा कितना MB प्लस N से चलेगा कहाँ Q A की तरफ, तो MB प्लस NA बटे M प्लस N। ये फॉर्मूला ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपने 10वीं क्लास में 7 प्रश्नावली पढ़ी है। वहाँ पे क्या कहता है कि दो बिंदुओं को अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है ना M1 अनुपात M2 होता है ना, तो x बराबर क्या ज्ञात करते तुम कि M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 है ना। तो ठीक इसी तरह से ये भी काम करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है MB प्लस NA बटे M प्लस N। अगर यही बिंदु R का स्थिति सदिश, यदि यही बिंदु तुम्हारा इसे बाह्य विभाजित करे जब वह PQ रेखाखंड को बाह्य विभाजित करे यानी कि बाहर से विभाजित करे और अनुपात कौन सा रहेगा M अनुपात N में विभाजित करे, तो उसके लिए तो जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि MB माइनस NA बटे M माइनस N। अगर वह बाह्य विभाजित करेगा तो माइनस और यदि अंत विभाजित करेगा तो प्लस। और यदि उन्हें मध्य बिंदु में करेगा, यदि मध्य में विभाजित करे, मध्य में विभाजित करे तो बिंदु R का स्थिति सदिश बन जाएगा बराबर A प्लस B अपॉन 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए हैं इसके अब तक के। अब देखते हैं 10.2 की प्रश्नावली। स्टूडेंट इसके फॉर्मूला थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत आसान प्रश्नावली है, ठीक है ना। तो 10.2 प्रश्नावली देखते हैं। तो चलो देखते हैं प्रश्नावली 10.2। और स्टूडेंट समय थोड़ा बचा रहे इसके लिए मैंने ये प्रश्न आपके लिए पहले ही लिख लिए हैं यहाँ, है ना। तो वो पहला क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए, यानी कि परिमाण हमें ज्ञात करना है। परिमाण मतलब मॉड, मापांक ज्ञात करना है। जैसे अगर मैं पहला पार्ट कहूँ तो A का मापांक ये हो जाएगा कितना मापांक मतलब मॉड बराबर इसका भी मापांक हो जाएगा, यानी कि I प्लस J प्लस K, इन सब का मापांक। और मापांक कैसे ज्ञात करते हैं कि वर्गमूल लेना होता है किसका, इनके घटकों के वर्ग का योग का। यानी कि I का घटक कौन है 1 है तो 1 का वर्ग प्लस J का घटक क्या है 1 है तो 1 का वर्ग प्लस K का घटक मतलब 1 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर वर्गमूल 3, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं मापांक ज्ञात करते हैं। दूसरा पार्ट तुम स्वयं करके देखिएगा और तीसरा पार्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं C का मापांक ज्ञात करूँ तो C का मापांक बराबर इन सभी का मापांक, यानी कि 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप प्लस 1 सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस 1/√3 और K कैप। तो ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा वर्गमूल में इसका वर्ग यानी कि 1/√3 का वर्ग प्लस 1/√3 का वर्ग और इधर बन जाएगा प्लस यहाँ के का घटक है कितना माइनस के 1/√3 तो माइनस के 1/√3 का वर्ग। तो बराबर वर्गमूल में क्या बचा 1/3
प्लस 1/3 और प्लस के 1/3, तो बराबर वर्गमूल में इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/3 बराबर कितना 1 के। इसका मतलब हमने c का मापांक ज्ञात किया यानी कि परिमाण ज्ञात किया, कितना आया 1 आया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि c अपने आप में क्या है इकाई सदिश है यानी कि मात्रक सदिश है, जिसे अंग्रेजी में यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मापांक किसी सदिश का ज्ञात कर सकते हैं। आप प्रश्नावली 10 में ज्ञात करें चाहे प्रश्नावली 11 में ज्ञात करें, तो ये ध्यान रखिए मापांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसी तरह से जैसे हमने ये किया है ठीक ऐसे रहेगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहता है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदस्य ज्ञात कीजिए। दो अलग अलग सदस्य हमें लिखने हैं जिनके मापांक कैसे हों बराबर हों। ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई सदस्य है, माना a बराबर मैंने मान लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है ना। अगर मैं इसका मापांक यानी परिमाण याद करूँगा तो 2 का वर्ग आएगा, 3 का वर्ग आएगा, 4 का वर्ग आएगा। तो मुझे एक ऐसा सदस्य देखना है, ढूंढना है जिसका मापांक इसके बराबर ही रहे। इसका मतलब ये 2 3 4 कोई इधर उधर घुमा दीजिए आप। जैसे मैं कह देता हूँ b बराबर मैं 3 पहले लिख दूँ, 2 बाद में लिख दूँ और इसे माइनस में लिख दूँ है ना। तो इससे होगा क्या कि इनका वर्ग तो समान ही रहेगा, इसी के बराबर रहेगा, बस जो सदस्य है वो तुम्हारा बदल गया है। यहाँ सदस्य अलग है, यहाँ सदस्य अलग है, दोनों का मापांक कैसा रहेगा बराबर रहेगा। आप जांच करके देख लीजिए कि अगर आप मापांक a ज्ञात करोगे तो मापांक a बराबर रहेगा वर्गमूल में 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ऐसे ही और आगे हल करिए। देखिए वर्गमूल में क्या है 2 का वर्ग मतलब 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, कितना हो गए वर्गमूल में 29। इसका मापांक ज्ञात कर लीजिए। b का मापांक बराबर ये हो जाएगा वर्गमूल में 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस माइनस 4 का वर्ग। तो बराबर कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर वर्गमूल में 29। तो दोनों के जो मापांक है वो कैसे हो गए बराबर। तो आप कोई भी सदस्य ले सकते हैं, आप यहाँ 4 5 6 या 2 4 6 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो घटक इसमें है ना सदस्य ए में, वही घटक तुम इसी में ले लेना। जो घटक आप इसमें स्वयं लेना चाह रहे हैं वही घटक आप इसमें ले लीजिए, बस उनको आगे पीछे कर दीजिए या चिन्ह बदल दीजिए उनका। तो वो क्या हो जाएगा कि दोनों का परिमाण भी समान रहेगा और दोनों सदस्य कैसे रहेंगे अलग अलग भी रहेंगे है ना। ठीक, अब चलिए आगे। तीसरा क्वेश्चन है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदस्य ज्ञात लिखिए। समान दिशा मतलब जिनकी दिशा समान हो, समान मतलब संरेखीय हो, एक तरीका से मतलब समांतर हो। ठीक है, यानी कि वो फॉलो करते हो किसे a बराबर लैम्डा b को। ठीक है, तो अगर मैं b बराबर कोई संख्या मान लूँ, कोई सदस्य मान लूँ, मान लीजिए 3i प्लस 4j प्लस 10k मैंने मान लिया, तो मुझे a एक ऐसा सदस्य मानना चाहिए जो इसके घटकों के साथ समान अनुपात बनाता रहे है ना, जिसके घटक है ना। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 का गुणा कर लीजिए, चाहे 3 का गुणा कर लीजिए, चाहे कितना गुणा कर लीजिए है ना, तो वो क्या रहेगा अनुपात बराबर रहेगा दोनों का। जैसे मैं कर लेता हूँ इसमें 3 का गुणा कर लेता हूँ तो होता है कितना 3 3 9 i प्लस 3 चौका 12j प्लस 3 गुणा 10 मतलब 30k। इससे क्या होगा स्टूडेंट कि इनके जो घटकों का अनुपात है वो सब बराबर रहेगा। घटकों का अनुपात यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसा रहता है तो दोनों सदस्य कैसे कहलाएंगे, समांतर सदस्य कहलाएंगे या समान दिशा वाले सदस्य कहलाएंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदस्य 2i प्लस 3j और xi प्लस yj समान हो। तो ध्यान रखिए दो सदस्य केवल तभी समान हो सकते हैं जब उनके घटक बराबर हों, यानी कि i का घटक i के घटक के बराबर हो, y का घटक y के घटक के बराबर हो। जैसे
यहाँ पर क्या दिया है कि 2i प्लस 3j बराबर xi प्लस yj के दिया गया है। तो जब ऐसे सदिश हमारे सामने बराबर आ जाएं तो उनका क्या करना चाहिए कि उनके घटकों की तुलना करनी चाहिए। अब हमारे पास के तो है नहीं, तो क्या करेंगे, i व j के घटकों की तुलना हम लोग करेंगे। घटकों की तुलना करने पर तो ये बन जाएगा i का घटक यहाँ पे कौन है 2 और यहाँ पे कौन है x, तो x बराबर मिल जाएगा तुम्हें 2 और y का घटक कौन है, यहाँ j का घटक है y और यहाँ j का घटक है 3, यानी कि y बराबर क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर दो सदिश तुम्हें बराबर दिए हों तो वहाँ पर i व j व k के घटकों की तुलना हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। पांचवा क्वेश्चन है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो जो प्रारंभिक बिंदु है हम उसे मान लेते हैं a। माना प्रारंभिक बिंदु बराबर a और जिसकी निर्देशांक क्या है 2,1। तो अगर दो ही निर्देशांक दिए गए हैं कोष्टक के अंदर, निर्देशांक के अंदर, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें x और y यानी कि i का घटक दिया गया है और j का घटक दिया गया है, यानी कि z उसमें नहीं दिया गया है। ठीक है ना, z अक्ष का निर्देशांक उसमें नहीं है। ऐसे यहाँ पे अंतिम बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु दिया गया है -5,7, उसे हम मान लेते हैं कोई बिंदु b है। अंतिम बिंदु बराबर b, तो -5,7। तो वो कहता है कि इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए जिसका प्रारंभ बिंदु a है और अंतिम बिंदु कौन है b है। तो प्रारंभ बिंदु मतलब a से शुरुआत हुई है और b पे इसकी एंडिंग हुई, यानी कि हमें a b ज्ञात करना है। तो ये भी जान लीजिए कि जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दिए हों तो कैसे ज्ञात करते हैं वह सदिश। तो सदिश बन जाएगा तुम्हारा कि b के घटक यानी पीछे के जो घटक हैं, यानी कि आप कहते हैं a b का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि o b, यानी कि b के स्थिति सदिश में से a का स्थिति सदिश आप घटा दीजिए, है ना। तो b का स्थिति सदिश कौन है, -5i कैप और +7j कैप, ये किसका हो गया b का, -oa मतलब कि a का स्थिति सदिश कितना है 2i प्लस j। ठीक है ना। तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने आई जे लगा दिए हैं, यहाँ पर कोई आई जे है नहीं। तो आप ये जाने रहिए, कल बताया है इससे पहली वीडियो में कि जब कोई बिंदु निर्देशांक के रूप में दिया गया हो तो इसका मतलब वह स्थिति सदिश है। ये तुम्हारा आई का घटक है, ये तुम्हारा जे का घटक है। ठीक है ना। और अगर तुम्हें इस तरह से कोई स्थिति सदिश दिया गया है तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि उसके बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, -5,7 हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ सीखेंगे कि सदिशों को घटा कैसे सकते हैं। यहाँ घटाएंगे कैसे, देखिए। घटाने के लिए आपको क्या करना है कि आई के घटक में से आई का घटक घटाएंगे और जे के घटक में से जे का घटक घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, -5 और ये आई घटक -5 है और यहाँ पर कितना है -2। तो इनको एक साथ लिख लिया, तो आई कैप प्लस जे के घटक कौन कौन है, यहाँ पर 7 है और माइनस यहाँ पर कौन है, केवल 1 है, 7 - 1 के कैप। इनको हल कर लीजिए तो ए बी बराबर -7i कैप प्लस 6 सॉरी जे कैप, जे है के तो है ही नहीं इसमें। तो उसने हमसे पूछा है क्या कि अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो अदिश घटक, तो पहली बात तो ये है कि ए बी सदिश ये रहा तुम्हारा, इसमें ये क्या कहलाते हैं, तुम्हारे घटक कहलाते हैं। इन्हीं को घटक कहते हैं, इन्हीं को द्विघात कहते हैं, इन्हीं को अदिश घटक भी कहते हैं।
अदिश घटक कौन कौन है? एक हो गया -7 और एक हो गया 6। अगर यहीं पे पूछ ले कि सदिश घटक क्या है, पूछा भी है, तो सदिश घटक बराबर -7 और इसके साथ दिशा भी बता दीजिए, तो ये हो गया सदिश घटक। ठीक है, ऐसे ही 6 अदिश है और इसके साथ अगर दिशा बता दें तो क्या बन जाएगा? सदिश घटक बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और सीख ली है कि दो सदिशों को घटाते कैसे हैं, है ना। तो 6वां क्वेश्चन इसमें कहता है कि यदि a बराबर इतना है, b बराबर ये है और c बराबर इतना है, तो कहता है इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए a + b + c इन सभी को जोड़िए, यानी कि -2j + k, ये हो गया a, प्लस b का कितना है? -2i + के 4j और +के 5k, प्लस c का कितना है? i -6j -7k। तो जोड़ने के लिए वही नियम लगेगा कि i के जोड़ेंगे और j के जोड़ेंगे और k के जोड़ेंगे। तो i वाला यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ कितना है? -2 और यहाँ कितना है? +1, इतना i, प्लस अब j का देखिए, यहाँ कितना है? -2, यहाँ कितना है? +के 4 और यहाँ कितना है? -के 6, ये क्या है? j, प्लस अब k का कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे +के 5 हैं और यहाँ पर -के 7 हैं, कितना? k, इनको सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो गया? 1 और 1 2, 2 से 2 गए तो 0, 0i, 0 × i। यहाँ देखिए -2 -6 तो -के 8 और +के 4 यानी कि -के 4j। इसके बाद यहाँ देखिए 1 और 5 6, माइनस का 1 बचेगा तो -के k। अगर सीधी भाषा में लिख दें तो -के 4j और -का k, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा हो स्टूडेंट? अब देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि सदिश a बराबर i + j + 2k के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए। मतलब ये सदिश दे रखा है और इसकी दिशा में हमें एक मात्रक सदिश ज्ञात करना होगा, यानी कि इकाई सदिश ज्ञात करना होगा। एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसकी दिशा तो 1 के बराबर ही रहे और उसका मापांक कितना रहे? 1। तो उसका फॉर्मूला स्टूडेंट कि a की दिशा में a की, या कहते हैं कि a के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर होता है, यानी कि a कह सकते हैं उसे। a के बराबर कितना हो जाएगा? a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का परिमाण। तो a वेक्टर कितना है? i + j + 2k बटे परिमाण a, यानी कि i + j + 2k का परिमाण। तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर i + j + 2k, नीचे की संख्या का परिमाण लेना है, यानी कि मापांक ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? i के घटक का वर्ग। मापांक ज्ञात करना बहुत ज़्यादा काम में आता है, बहुत यूज होता है, तो ये आप ज़रूर सीख लीजिए। मापांक मतलब उसका मॉड ज्ञात करना है। मॉड ज्ञात करने के लिए वर्गमूल में i के घटक का वर्ग + j के घटक का वर्ग + k के घटक का वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग। तो a बराबर तुम्हारा हो जाएगा i + j + 2k बटे वर्गमूल में 1 का वर्ग 1 + 1 का वर्ग 1 + 2 का वर्ग 4, मतलब कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब हो गया, आप इसे लिख सकते हैं 1/वर्गमूल 6i। इसका भाग इसमें अलग दे दिया, इसमें अलग दे देंगे, इसमें अलग दे देंगे, मतलब +1/√6j + 2/√6 और k। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। यानी कि किसी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना हो
तो उसके वेक्टर में उसके परिमाण का भाग दे दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा, उसके अनुदिश मात्रक सदिश, किसके मात्रक अनुदिश, जिसके अनुदिश पूछा गया है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ 8वां क्वेश्चन है, तो क्या कहता है कि पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदु पी और क्यू क्रमशः इतने हैं। तो पहली बात क्या करना है, पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश, पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा, पी क्यू कैप। ठीक है, और वो कैसे याद करेंगे, पी क्यू कैप बराबर पी क्यू वेक्टर बटे पी क्यू का परिमाण। तो उसके लिए तुम सबसे पहले क्या चाहिए, पी क्यू वेक्टर चाहिए। तो पी क्यू वेक्टर, इसका मतलब पीछे वाले के वेक्टर सदिश में, स्थिति सदिश में से, पोजीशन वेक्टर में से, और पहले वाले का पोजीशन वेक्टर घटाना है, स्थिति सदिश घटाना है। तो बराबर हो जाएगा ओ क्यू मतलब 4i + 5j + 6k, इसमें से घटाना है कौन, माइनस ओ पी, यानी कि पी का स्थिति सदिश i + 2j + 3k, घटा दीजिए। तो i में से i वाला घटाइए, तो 4 में से 1 गए तो 3i, 5 में से 2 गए तो 3j, + 6 में से 3 गए तो 3k। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, पी क्यू आ गया। अब इस पी क्यू और पी क्यू का परिमाण कहाँ रखना है, यहाँ पर आपको रख लेना है ना। तो यहाँ अगर मैं पी क्यू का परिमाण भी ज्ञात कर देता हूँ, तो हो जाएगा वर्गमूल में 3 का वर्ग + 3 का वर्ग + 3 का वर्ग, मतलब वर्गमूल में 9 और 9 18 और 9 27, 27 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट, 3 वर्गमूल 3। तो ये पी क्यू मोड की वैल्यू और इसकी वैल्यू कहाँ रख देनी है, यहाँ रखनी है। कितना है, 3i + 3j + 3k कैप बटे में 3√3 बराबर, इनको अलग अलग भाग दे दीजिए, तो बन जाएगा 1/√3i कैप + 1/√3j कैप + 1/√3k कैप। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आगे के जो क्वेश्चन है अगली वीडियो में कराएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। ठीक है, धन्यवाद।